हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग वीकली करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2024 से लेकर 7 जनवरी 2024 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा दिए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, इस ब्यूरो के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 75 मिलियन वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि हुई है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि 1 जनवरी 2024 तक यह 8 बिलियन से अधिक हो जाएगी। यदि हम वर्ष 2023 की बात करें तो दुनिया भर में जनसंख्या विकास दर 1% से कम थी और 1 जनवरी 2023 को पूरी दुनिया की कुल आबादी 7.94 अरब थी। 1 जनवरी 2024 को अनुमानित वैश्विक जनसंख्या लगभग हो जाएगी 8 बिलियन। और यदि हम बात करें सबसे अधिक आबादी वाले देशों की तो भारत इसमें सबसे टॉप पर है। इसके बाद चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ये आप यहाँ पे इनकी लगभग जनसंख्या देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस स्थान पर खोजा गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के सॉल्टन सागर में सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई है और यह खोज अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा की गई है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार मौजूद हैं। यदि हम लिथियम की बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है वो Li से हम इसको दर्शाते हैं और इसका जो परमाणु भार है कितना है 6.941 और यह एक नरम तथा चांदी के समान चमकीली सफ़ेद धातु होती है, जैसा कि हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और यदि हम बात करें कि सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश कौन से हैं, तो सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला देश है चिली, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर अर्जेंटीना। और यदि हम बात करें कि सबसे अधिक लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद चिली और इसके बाद चीन में। और यदि हम लिथियम के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी, हार्ट पेसमेकर, खिलौने, घड़ियाँ, ऐसे उपकरणों और कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अरविंद पनगाड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। यदि हम अरविंद पनगड़िया की बात करें तो यह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जब नीति आयोग का गठन हुआ था तो जनवरी 2015 से लेकर अगस्त 2017 तक यह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे थे। इसी क्रम में ऋत्विक रजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। और यदि हम 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह और इनका जो कार्यकाल है वह 31 मार्च 2026 तक है। और 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि तक काम करेगा। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, अरविंद पनगड़िया को, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब हम वित्त आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वित्त आयोग भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित किया जाता है। यह एक संवैधानिक, अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। सबसे पहला आयोग 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत स्थापित किया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। यदि हम पहले वित्त आयोग की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, जिसकी अवधि थी 1952 से लेकर 57 तक। और अभी जो 16वां वित्त आयोग बनाया गया है उसकी अवधि रहेगी 2026 से लेकर 2031 तक। अगला क्वेश्चन,
सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत किस स्थान से की जा रही है? तो दोस्तों, सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत चेन्नई पोर्ट से की जा रही है और केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। और यदि हम सागर परिक्रमा के बारे में देखें तो सागर परिक्रमा का जो उद्देश्य था वह था मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना। सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू होकर 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुई थी। अब तक सागर परिक्रमा के कुल 9 चरण पूरे हो चुके हैं। और यदि हम मछली उत्पादन की बात करें तो मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा अग्रणी देश है एवं भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक है, क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। और भारत अंतर्देशीय मछली उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर और समग्र मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, इस्पात उत्पादक देश में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, हाल ही में इस्पात उत्पादक देश में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और वित्त वर्ष 2023 में 125 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121 मीट्रिक टन स्टील उत्पादन के साथ भारत कच्चे इस्पात के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। और इस्पात उद्योग के लिए सरकार ने बहुत सी पहले शुरुआत की हैं। इनमें राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, चौथी औद्योगिक क्रांति को अपनाना, भारत का इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन, ड्राफ्ट फ्रेमवर्क नीति और स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI योजना। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो भारत सरकार ने इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनाए हैं। यहाँ पे हम दुनिया के टॉप 10 स्टील उत्पादक देश देख सकते हैं। सबसे अधिक स्टील का उत्पादन चीन में होता है। इसके बाद अभी हमारा भारत देश दूसरे नंबर पे आ गया है। इसके बाद जापान, फिर अमेरिका और 5वें नंबर पर रूस है। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच में होता है? तो दोस्तों, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच में होता है और 2024 में यह 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करना और 2 मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, हाल ही में नीना सिंह को CISF का महानिदेशक बनाया गया है, जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो कार्यकाल है जुलाई 2024 तक रहेगा और इससे पहले वह CISF की अतिरिक्त महानिदेशक थी और नीना सिंह ने राजस्थान पुलिस में महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी भी यही थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें तो यह एक अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और यहाँ पे आप इसका CISF का लोगो देख सकते हैं और इसका जो ध्येय वाक्य है वह है संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये इसका ध्येय वाक्य है। अगला क्वेश्चन, कारवी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों, कारवी युवा महोत्सव का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है और
यह महोत्सव 12 जनवरी से शुरू होगा और 2024 में मनाया जाने वाला यह महोत्सव की स्वर्ण जयंती यानी 50वीं जयंती मनाई जाएगी। और कार्बी यूथ फेस्टिवल एक वार्षिक त्यौहार है जो पूर्व और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के तारालांगसो और पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम के अन्य जिलों में रहने वाले कार्बी लोगों द्वारा मनाया जाता है। दीफू कार्बी क्लब के कुछ उत्साही युवाओं द्वारा पहली बार दीफू 1974 में यह समारोह शुरू किया गया था और तब से लेकर आज तक यह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात राज्य में 12वें दिव्य कला मेले 2023 का आयोजन किया गया है, जो कि सूरत गुजरात में 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक चलेगा। और मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC द्वारा की जाएगी। यह दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने में मदद करने का एक विशेष प्रयास है। यदि हम NDFDC की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और यदि हम DEPWD की बात करें तो इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एक्सपो साइट किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 1 जनवरी को इसरो द्वारा एक्सपो साइट को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। यह देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन है और विश्व का दूसरा। इससे पहले अमेरिका के नासा ने 2021 में इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXP को लॉन्च किया था और इसके बाद ऐसे मिशन को लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। एक्सपो साइट को इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है। एक्सपो साइट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे सोर्स की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करेगा और एक्सपो साइट का लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले सोर्स का स्टडी करना है। DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस साल जो स्थापना दिवस मनाया गया है वह है 66वां स्थापना दिवस। यदि हम DRDO की बात करें तो DRDO का पूर्ण नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर की गई थी और 1980 में रक्षा अनुसंधान और विकास का एक अलग विभाग बना दिया गया जिसे बाद में DRDO नाम दिया गया। इसकी लगभग 30 प्रयोगशालाएं और प्रतिष्ठान हैं जिनका कि DRDO द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। और यदि हम अभी इनके चेयरमैन की बात करें तो DRDO के अभी करंट चेयरमैन हैं समीर V कामत और जो DRDO है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है क्योंकि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। यह भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं और इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ एक गर्ल्स स्कूल भी खोला था। इन्होंने निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल की स्थापना की 1864 में और ज्योतिबा फुले की अग्रणी संस्था सत्य शोधक समाज जिसका गठन 1873 में हुआ था को मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर वर्ष 1854-55 में भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया था। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हैं सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका रही हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में 4 जनवरी 1809 को हुआ था और लुई ब्रेल ने ही नेत्रहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यह एक प्रतीक आधारित कोड है जो उभरे हुए बिंदुओं के आकार में लिखा गया है। यदि हम 2024 विश्व ब्रेल दिवस की थीम की बात करें तो इसकी थीम है अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। तो ब्रेल लिपि एक महत्वपूर्ण आविष्कार था नेत्रहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से यह लोग पढ़ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा इस गुणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के 40 लाख बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों एवं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। गुणोत्सव असम सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के 4 मुख्य आयाम हैं: बच्चों के सीखने के परिणाम, सह शिक्षक, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी। ये इसके प्रमुख 4 आयाम हैं। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बाजरा, कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा और योजना के तहत इन किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि किसानों के खाते में सीधी भेजी जाएगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने उत्पादन का पंजीकरण करना होगा। ये जितने भी अनाज हैं, जैसे ये बाजरा, कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी, ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनका उत्पादन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। यदि हम रानी दुर्गावती के बारे में देखें तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को महोबा शहर, कालिंजर किला, वर्तमान उत्तर प्रदेश में चंदेल राजपूत राजा शालिवाहन के परिवार में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया और इनका विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के पुत्र राजा दलपत शाह से हुआ था और इन्होंने 1550 से 1564 तक अपने बेटे वीर नारायण के अल्पवयस्क होने के दौरान गोंडवाना की संरक्षिका के रूप में कार्य किया और इन्होंने मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के खिलाफ गोंडवाना की रक्षा करने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने मुगल सेना से गोंडवाना की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया और रक्षा करते हुए 24 जून 1564 को अपने आप को मार लिया और इसी कारण 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबलपुर में मदन महल किला रानी दुर्गावती और उनके बेटे युवराज वीर नारायण से जुड़े होने के लिए प्रसिद्ध है और इनके जो पिता का नाम था वह था कीरत राय। तो यहाँ पे आप इनका ये पेंटिंग देख सकते हैं। तो इनकी बहादुरी और इनके संघर्ष के लिए इनको याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य में बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस गर्ल्स स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और इसी के क्रम में इसको खोला गया है। और इस स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी SSS सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों,
यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। किंतु अभी 1 जनवरी 2024 को इसमें 5 देश और जुड़े हैं, तो इसलिए अभी ब्रिक्स संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10। और सबसे पहले 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्रिक ग्रुप की संरचना की थी और बाद में 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक समूह में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, जिसके कारण इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घोषणा की कि 6 उभरते बाजार समूह, जिनमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। और अर्जेंटीना ने 3 दिन पहले ही उनके राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में अपने शामिल होने की योजना को वापस ले लिया, इसलिए अर्जेंटीना इस ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं हुआ। और यदि हम 2024 की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रूस ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वह शंघाई, चाइना में है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की अधिसूचना जारी की है। ये जो हटी समुदाय है ये सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है और यह समुदाय पारंपरिक रूप से कृषि, पशुपालन और वन संसाधनों पर निर्भर रहता है। हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2023 को संविधान आदेश अधिनियम 2023 पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, आदि केकर अदरक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश की 2 वस्तुओं को और जीआई टैग दिया गया है। इसमें है तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और बांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुएं। तो इनको मिलाकर कुल 3 वस्तुएं हैं जिन्हें हाल ही में अभी जीआई टैग दिया गया है। आदि केकर की बात करें तो आदि केकर अदरक पूर्वी सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में उत्पादित अदरक की एक किस्म है। यह अपने स्वाद और आकार के लिए जाना जाता है। और यदि हम जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का पूर्ण नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और यह उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, कदम शिलालेख किस राज्य में मिला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गोवा राज्य में कदम साम्राज्य से संबंधित कदम शिलालेख मिला है। यह शिलालेख 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख है जो कि कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस शिलालेख में तलारा नेवैया द्वारा अपने बेटे गुंडैया की मृत्यु के बारे में कूटबद्ध किया है। गोवा के कदम मयूर शर्मा के वंशज हैं और गोवा के कदम कल्याण प्रथम के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। यह जो शिलालेख है जो कि अभी हाल ही में गोवा में मिला है। तो दोस्तों ये थे 1 जनवरी 2024 से लेकर 7 जनवरी 2024 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। और ऐसे ही रोचक फैक्ट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।